अब आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के उस निर्णायक मोड़ की। एक ऐसी घटना जो आप सोचिए सिर्फ एक चिंगारी से शुरू हुई और जिसका अंत एक पूरे साम्राज्य के कायापलट पर हुआ। सवाल बहुत सीधा है। एक गोली ने एक पूरे साम्राज्य को कैसे बदल दिया? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक मामूली से राइफल कारतूस पर हुआ विवाद पूरे उपमहाद्वीप में विद्रोह की आग भड़काने की वजह बन गया और इसने अंग्रेजों को सत्ता पूरी तरह से सौंपने पर मजबूर कर दिया। देखिए, बात बस एक साल की है। सिर्फ एक साल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 100 साल पुराना राज था वो खत्म हो गया और इसी एक साल ने भारत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर वो चिंगारी थी क्या जिसने इतनी बड़ी आग लगाई? सब कुछ शुरू हुआ एक एक नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी से। हाँ, तो ये थी वो एनफील्ड राइफल का कारतूस। अब मसला क्या था? मसला ये था कि ये एक कागज का कारतूस था जिस पर जानवरों की चर्बी लगी होती थी और अफवाह ये फैली कि इस पर गाय और सूअर की चर्बी है। अब सोचिए, इसे लोड करने के लिए दांत से काटना पड़ता था। तो कंपनी की फौज में जो भारतीय सिपाही थे, उनके लिए ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर एक सीधा हमला था। और फिर देखिए कि कैसे ये आग भड़की। पहले मंगल पांडे ने बैरकपुर में आवाज उठाई, फिर कुछ ही हफ्तों बाद मेरठ में 85 सैनिकों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया और बस अगले ही दिन उनके साथियों ने बगावत कर दी, उन्हें छुड़ाया और सीधा दिल्ली की ओर कूच कर दिया। मतलब एक छोटी सी बात कितनी तेजी से एक बड़े सैन्य विद्रोह में बदल गई। लेकिन देखिए, कारतूस तो बस एक चिंगारी थी। आग लगने के लिए तो ईंधन पहले से ही जमा हो रहा था, दशकों से। तो चलिए, अब जरा उस सुलगते हुए गुस्से की बात करते हैं जिसने इस आग को इतना भयानक बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं राजनैतिक कारणों की। अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी हड़प नीति। मतलब अगर किसी राजा का कोई वारिस नहीं है तो उसका राज सीधे सीधे कंपनी का हो जाएगा। इसी नीति के तहत उन्होंने झांसी और नागपुर जैसे कई राज्यों पर कब्जा कर लिया और अवध को तो कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया। अब इससे हुआ क्या? इससे भारतीय शासकों में एक गहरा गुस्सा और अविश्वास भर गया। उन्हें लगा कि उनकी ताकत, उनका सम्मान सब कुछ छीना जा रहा है। फिर बात आती है आर्थिक कारणों की। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे, जैसे कपड़ा उद्योग, उन्हें लगभग तबाह कर दिया। ऊपर से भारी भरकम टैक्स और जमीन का लगान वसूलने के ऐसे तरीके कि किसान और कारीगर सब गरीब होते चले गए। मतलब इस आर्थिक चोट ने क्या अमीर क्या गरीब समाज के हर तबके को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया अपनी नाराजगी में। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक वजहें भी थीं। अंग्रेजों ने सती प्रथा जैसे रीति रिवाजों में दखल देना शुरू कर दिया था। साथ ही ईसाई मिशनरी भी काफी सक्रिय थे। तो लोगों के मन में ये डर घर करने लगा कि कहीं उनकी संस्कृति और धर्म को ही बदलने की कोशिश तो नहीं हो रही। और इसी डर की वजह से वो चर्बी वाले कारतूस वाली बात लोगों को और भी सच्ची और खतरनाक लगी। और आखिर में बात करते हैं खुद सेना के अंदर के कारणों की। जो भारतीय सिपाही थे, उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। वेतन में, प्रमोशन में, इज्जत में, हर चीज में उनके पुराने अधिकार छीने जा रहे थे। मतलब जिन सैनिकों के दम पर अंग्रेज राज कर रहे थे, वही सबसे ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे थे। माहौल में इतना गुस्सा तो भर ही चुका था। अब बस इंतजार था उन चेहरों का जो इस विद्रोह को एक दिशा दे सकें। तो ये विद्रोह ऐसा नहीं था कि बिना किसी लीडर के चल रहा हो। पूरे उत्तर और मध्य भारत में कई बड़े और करिश्माई नाम सामने आए जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दी। जैसे दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो विद्रोह का एक तरह से सांकेतिक चेहरा बन गए। कानपुर में नाना साहब और उनके जबरदस्त जनरल तात्या टोपे थे। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है, वो तो प्रतिरोध का प्रतीक ही बन गई। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, तो बिहार में बुजुर्ग जमींदार कुंवर सिंह। इन सब अलग अलग नेताओं ने इस विद्रोह को एक स्थानीय ताकत दी, भले ही कोई एक सेंट्रल कमांड नहीं था। जब विद्रोह इतना फैला तो अंग्रेजों ने भी पलटवार किया और उनका जवाब बहुत तेज, संगठित और बेहद क्रूर था। उनका मकसद सिर्फ विद्रोह को दबाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा डर पैदा करना था कि आगे कोई हिम्मत ना कर सके।
आमतौर पर लोगों को फांसी पर लटकाया गया, विद्रोहियों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया और सजा के तौर पर पूरे के पूरे गांव जला दिए गए। मतलब ये दमन की इंतहा थी, जिसका एक ही मकसद था, लोगों के हौसले को पूरी तरह से कुचल देना। और यहीं पर हमें दोनों पक्षों के बीच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ थे विद्रोही जिनके पास एक सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी, संसाधन भी कम थे, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज जिनकी एक मजबूत कमांड थी, बेहतर हथियार थे और तो और कुछ भारतीय राज्यों का भी उन्हें समर्थन हासिल था। तो बहादुरी के बावजूद ये रणनीतिक फर्क बहुत बड़ा था। और इस पूरे संघर्ष की जो मानवीय कीमत थी, वो चौंका देने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 8 लाख भारतीय मारे गए, और ये सिर्फ लड़ाई में नहीं, बल्कि विद्रोह को कुचलने के बाद जो अकाल और बीमारियां फैलीं, उनमें भी। ये आंकड़ा उस दौर की हिंसा के भयानक पैमाने को दिखाता है। भले ही ये विद्रोह सैन्य तौर पर नाकाम रहा, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। इसने अंग्रेजों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत पर अब पुराने तरीके से राज नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। इस विद्रोह ने यह साफ कर दिया था कि एक ट्रेडिंग कंपनी अब भारत जैसे विशाल देश को नहीं संभाल सकती, तो उसके 100 साल पुराने शासन को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। तो अब देखिए कि बदलाव हुआ क्या। 1858 से पहले भारत पर राज करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसका हेड होता था गवर्नर जनरल। लेकिन 1858 के बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई। गवर्नर जनरल की जगह अब वाइसरॉय ने ले ली। मतलब साफ था, भारत अब किसी कंपनी का नहीं, बल्कि सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। तो अब जो नई व्यवस्था बनी वो कुछ इस तरह थी। सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन, उनके नीचे लंदन में एक कैबिनेट मंत्री जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया, और भारत में उनका प्रतिनिधि था वाइसरॉय। इस नए स्ट्रक्चर ने ये पक्का कर दिया कि अब भारत पर कंट्रोल सीधे लंदन से होगा। कंपनी राज का जमाना हमेशा के लिए खत्म हो गया। और आखिर में एक सवाल जो आज भी पूछा जाता है कि 1857 का ये संघर्ष क्या सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, जैसा कि अंग्रेज कहते थे, या फिर ये भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी? ये एक ऐसी बहस है जो इस घटना की विरासत को आज तक जिंदा रखे हुए है।